इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई आज दाखिल करेगी चार्जशीट। सूत्रों का दावा, आईबी अधिकारी राजेंद्र कुमार का चार्जशीट में नाम नहीं। 4 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल होगी स्टेटस रिपोर्ट। इशरत केस में चार्जशीट से पहले सियासत गरमाई। बीजेपी ने गृह मंत्रालय की बैठक में लगाया सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। योगी आदित्यनाथ और विनय कटियार ने सीबीआई पर उठाए सवाल। सीबीआई की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी सरकार। जांच एजेंसी को बाहरी दखल से बचाने के उपायों पर होगा पूरा ब्यौरा। हलफनामे में रिटायर्ड जजों की एक कमेटी के सुझाव भी शामिल। कैबिनेट की बैठक में आज हो सकता है खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर विचार। अध्यादेश के जरिए बिल लाने या फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने पर हो सकता है विचार। उत्तराखंड में 11,000 लोगों के लापता होने का अंदेशा। एनडीएमए ने जताई आशंका। लगातार बारिश ने रोका बद्रीनाथ में बचाव का काम। जी मीडिया की टीम भी बद्रीनाथ में फंसी है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद का आरोप। केदारनाथ में पूजा शुरू करवाकर मंदिर की संपत्ति हड़पना चाहते हैं स्वरूपानंद सरस्वती। मंदिर समिति के 10 लोगों के केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर एक बार फिर विवाद। मुलायम सिंह पर फिर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री आवास में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है मुलायम। झारखंड में बेखौफ नक्सलियों ने खेला खूनी खेल। पाकुड़ में पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला। एसपी अमरजीत बलिहार समेत 5 पुलिसकर्मी शहीद। मुंबई में बरामद करोड़ों रुपए की गिनती का काम अब भी जारी। ट्रकों से बरामद करोड़ों की नकदी और ज्वेलरी की जांच में डीआरआई भी जुटा। 102 बैग्स में गुजरात भेजे जाने थे पैसे। और ट्राई सीरीज में टीम इंडिया की विराट हार। जमैका में श्रीलंका ने 161 रन से भारत को धोया। 348 के जवाब में पूरी भारतीय टीम 187 पर ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आकाश सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस की, जिसमें अब से थोड़ी देर बाद सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट में कुछ नए नाम शामिल हो सकते हैं। इसी बीच बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ और विनय कटियार इशरत जहां मामले में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने गृह मंत्रालय की संसदीय एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह मामला उठाया है। 9 साल पुराने इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई आज चार्जशीट फाइल करने जा रही है। अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में जो चार्जशीट दाखिल होगी उस पर पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि अटकलें ये भी हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी नाम शामिल किया जा सकता है। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। बीजेपी के मुताबिक केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और कांग्रेस का एक प्रकार से पॉलिटिकल आर्म है। हम इस केंद्र की सरकार से और सीबीआई से किसी भी प्रकार की ईमानदारी की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उधर कांग्रेस लगातार इशरत के एनकाउंटर को फर्जी बता रही है। ऐसी सिंपल बात तो है नहीं। 10 साल पहले हुआ है, जो 6 साल पहले हुआ है, उसको बाहर निकालते ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग जाता है, तो डिफॉल्ट बैन हो गई है। पर अभी जैसे आगे उनमें उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाएंगे या चार्जशीट लगाएंगे तो उसमें उनका जो रोल होगा तो फिर से अरेस्ट हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई की चार्जशीट में गुजरात के कुछ नए नामों को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें कुछ पुलिस वाले और राजनेता भी हो सकते हैं। भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि आतंकवादियों को बेल देने वाली और राष्ट्रवादियों को जेल भेजने वाली सरकार है। जवाब में कांग्रेस ने भी आरोप लगाए कि सीबीआई जांच से ऐसा लगता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भी इसमें अहम रोल था।
ये सरकार जो है वो आतंकवादियों को बेल और राष्ट्रवादियों को जेल। आप जो है वो जब आतंकवादी हरकतें करते हैं तो उन पे तो आप मरहम लगाते हो, और आतंकवादियों के प्रति अगर कोई सख्ती करता है तो उस पे आप नमक छिड़कते हो। तो इशरत जहां के इनकाउंटर के मामले में कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी दोनों से अनुमति मिल चुकी है, तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं इशरत जहां के इनकाउंटर की मतलब फेक इनकाउंटर की जानकारी तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह को भी थी और मुख्यमंत्री को भी थी। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इसके पीछे ये था कि जैसे उस मामले को इस तरह का तूल दिया जाए कि जैसे कि नरेंद्र मोदी की एक इमेज भी प्रोजेक्ट हो और ये लगे कि इनको बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस और बीजेपी को आपने अभी अभी सुना। उधर समाजवादी पार्टी नेता कमाल फारूकी का कहना है कि फर्जी एनकाउंटर केस के धब्बे गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर हैं। सीपीआई का कहना है कि जब इस केस में डीजीपी से लेकर आईबी के अफसर का नाम सामने तक आ गया है, ऐसे में सीबीआई मोदी को क्लीन चिट देती रही है और इशरत को आतंकवादी बताती है, तो साफ मतलब है कि इस पूरे केस में बार बार सियासत हो रही है। ये तो देखिए वक्त बताएगा, जब चार्जशीट आएगी हम तब उसके ऊपर टिप्पणी करने का ज्यादा हक रखते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि उसका जो एनकाउंटर है वो फेक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस बच्ची को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फेक एनकाउंटर के अंदर मारा गया। ये बात भी साफ निकल कर आ रही है कि इसके अंदर टॉप ऑफिशियल्स और इसके खून के धब्बे जो डायरेक्ट जो हैं वो होम मिनिस्टर उस वक्त के और चीफ मिनिस्टर के ऊपर लग रहे हैं। तो अब ये तो कल जब आज वो फाइल करेंगे सीबीआई, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या किस टाइप की है, क्या एक्शन लेना चाहिए हमको। इस कार्य में ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में, जबकि पूरे डीजीपी, आईजीपी, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें फंस चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाड़े में आ चुके हैं और उन पर हर तरह के इल्जाम करीब करीब प्राइमा फेसी में साबित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सीबीआई नरेंद्र मोदी जी को पाक साफ बताती है और इशरत जहां को आतंकवादी नहीं बताती है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एक तरीके का बड़ा हसीन किस्म का समझौता हो सकता है, और ये सब केंद्र की राजनीतिक पहल के तहत होगा। और इस वक्त अहमदाबाद से भार्गव परीख हमारे साथ हैं, न्यूज रूम से दिलीप तिवारी हमारे साथ हैं और सीबीआई मुख्यालय से नीरज ठाकुर हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं भार्गव परीख के पास। भार्गव, ये बताएं, सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? अब से कितनी देर में ये चार्जशीट पेश कर सकती है सीबीआई अदालत में, और इसमें खास बातें क्या अभी तक आपके सामने आ रही हैं, सूत्र जो आपको बता रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी की दिक्कतें बढ़ा सकते हैं या नहीं? देखिए, अभी जो आकाश हालात होगा उसके अंदर अभी जो सप्लीमेंट ये जो चार्जशीट डाली जाएगी उसके अंदर फेक एनकाउंटर पे ज़्यादा भार दिया जाएगा। हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी पे यहाँ जोर नहीं दिया जाएगा। कॉन्स्पिरेसी क्या थी और कैसे कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उस सब कुछ सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर रखा जाएगा, जो सीबीआई के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और जो जिस तरह से वो पूरे चार्ज फ्रेम यहाँ पे किए जाएंगे, जिसमें पुलिस अफसर पे ज़्यादा जोर रहेगा, और वो जो ये फेक एनकाउंटर है उसके ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा। और फेक एनकाउंटर कैसे हुआ था वो पूरा मसला इस बार की चार्जशीट में आएगा। और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसके अंदर पूरी कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई थी, कॉन्स्पिरेसी के पीछे क्या वजह थी और कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, उसकी एक अलग सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी और रखी जाएगी। आकाश जी, दिलीप तिवारी ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं भार्गव परीख यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज पुलिस के जो अफसर हैं गुजरात पुलिस के, उन पर दबाव बढ़ाया जाए, आईबी के अफसरों पर भी कुछ संकेत इस तरह से दिए जाएं कि उन पर भी दबाव बढ़े, और सप्लीमेंट्री, अगर ऐसे होता है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट महत्वपूर्ण हो जाएगी। बड़ी तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं दिलीप?
देखिए आकाश, सीधी लड़ाई जो है वो इस बात को लेकर है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसमें आरोपी बनाए जाएंगे, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात भार्गव कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्या इस पूरे विवाद को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खासतौर पर मोदी को लेकर रहता है वो कितना बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इतिहास इस बात का अगर आप कहें कि नतीजे भी दिखाए गए हैं, मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था और जो बाद में स्वीकार भी किया गया कि यह गलती थी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसको ही भुनाया था। तो ऐसे में कांग्रेस हर कदम जो है वो इस हिसाब से उठाना चाहती है कि कहीं नरेंद्र मोदी किसी चीज का फायदा न उठा लीजिए। लेकिन अलग मसला है सीबीआई क्या करती है। कांग्रेस बार बार कहती है, सरकार बार बार कहती है कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन आप जानते हैं कि सियासत में इस बात के तमाम सबूत हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल तमाम सरकारें अपने हिसाब से करती रही हैं। और अब हमको यह देखना होगा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट से राजनीति किस दिशा में बदलती है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम इसमें आरोपी के तौर पर शामिल होंगे? अगर ऐसा होता है तो आप ये निश्चित मानिए कि जो राजनीति के लिहाज से 2014 के लिहाज से एक अगर आप देखें कि टर्निंग पॉइंट होगा, यहां से घमासान की शुरुआत होगी। जी नीरज ठाकुर, ये बताएं कि जहां तक सीबीआई का सवाल है, आज चार्जशीट पेश करनी है उनको अदालत में, उनकी रणनीति क्या है? आपको वहां सूत्र क्या बता रहे हैं? जी देखिए, आज की जो साफ है, सीबीआई ने साफ कर दिया था, रणनीति यही है कि अभी फिलहाल क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल हिस्सा है चार्जशीट का, जिसमें कई नेता और कई अधिकारी जो आईबी के अधिकारी हैं जिनका नाम उसमें शामिल हो सकता है, उस हिस्से को फिलहाल थोड़ा आगे टाल दिया जाए। और लेकिन जो एनकाउंटर वाला हिस्सा है उस पर लेके एक विस्तृत आज चार्जशीट फाइल की जाएगी। और इस मामले को लेके माहौल बहुत गर्म है। लेकिन दिल्ली में अभी क्योंकि सीबीआई मुख्यालय पर खड़ा हूँ, बारिश हो रही है, यहाँ माहौल कुछ बदला हुआ है। लेकिन गुजरात में जहां चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद के माहौल को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है कि इस चार्जशीट में ऐसा क्या अहम होगा। कुछ जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि इशरत जहां आतंकी थी या नहीं थी, इस पर इस चार्जशीट में कोई भी जिक्र नहीं होगा। जी धन्यवाद नीरज ठाकुर। और साथ ही साथ न्यूज रूम से दिलीप तिवारी और अहमदाबाद से भार्गव परीख, आप सबके पास आगे भी आते रहेंगे। तो दिल्ली के लिए राहत की बारिश इस वक्त सीबीआई के मुख्यालय के बाहर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इस केस की चार्जशीट आज जब दाखिल होगी तो उससे साफ होगा कि वो राहत की बारिश है ये नरेंद्र मोदी के लिए या फिर आफत वाली। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात सीबीआई की कर रहे हैं हम अभी भी, क्योंकि सीबीआई को लेकर सरकार बीजेपी के निशाने पर तो है, लेकिन इस बीच सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर, ऑटोनॉमी को लेकर सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। इस हलफनामे को पिछले दिनों कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को यह बताएगी कि सीबीआई को बाहरी दखल से बचाने के लिए वो क्या क्या उपाय कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार सीबीआई निदेशक को दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी की तरह वित्तीय शक्तियां देने के लिए तैयार है। सीबीआई को राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त रखने के लिए सरकार ने एक जवाबदेह समिति, अकाउंटेबिलिटी कमेटी, ये बनाने का सुझाव भी हलफनामे में रखा है। और इस कमेटी के अंदर सदस्य जो होंगे वो रिटायर्ड जज होंगे। ये समिति सीबीआई के स्वतंत्र कामकाज की निगरानी करेगी। निदेशक की नियुक्ति के लिए एक नए तंत्र का सुझाव भी हलफनामे में शामिल किया जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि जब आखिरकार सारे डिटेल सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार देती है तो वाकई उससे सीबीआई स्वायत्त हो सकती है या नहीं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसका कहना है कि सरकार सीबीआई से अपनों को क्लीन चिट और विरोधियों को फंसाने का काम करवाती है। सीबीआई का इस्तेमाल अपने राजनीतिक कारणों के लिए कांग्रेस करती रही है और कर रही है, यह बीजेपी का कहना है। देखिए, ये सरकार जो है वो क्लीन चिट सरकार बन गई है। अपनों पे करम, गैरों पे सितम। जो उनके अपने हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, उनको सीबीआई द्वारा क्लीन चिट दिलाना, और जो विरोधी हैं उनको राजनीतिक कारणों से सीबीआई के माध्यम से फंसवाना। यानी सीबीआई का इस्तेमाल शुद्ध रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए और राजनीतिक कारणों से किया जाना। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि मुंबई में जो 100 से ज्यादा बैग मिले हैं जिनमें करोड़ों की रकम है, ज्वेलरी है, ये आखिर है किसकी।
बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं ब्लैक मनी की, जो देश में शायद इस कदर बढ़ गया है कि उसको अब ट्रकों और ट्रेनों से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। 4 ट्रकों में नोटों से भरे 102 बैग और ज्वेलरी के मालिक का अभी तक पता नहीं चल सका है। यह भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है कि इतनी भारी भरकम रकम किसको देने के लिए ले जाई जा रही थी। मुंबई के इनकम टैक्स दफ्तर में नोटों की गिनती अभी तक चल रही है, ज्वेलरी की भी जांच चल रही है। तस्वीरों में आप अभी देख रहे हैं कि कैसे कल नोट गिनने की मशीनें पहुंचाई गई थी इनकम टैक्स के दफ्तरों में, और नोटों की गिनती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। एनआईए और इनकम टैक्स मिलकर इसका जवाब ढूंढ रहे हैं कि यह सिर्फ ब्लैक मनी है या कहीं इसका कोई टेरर कनेक्शन तो नहीं है। ये जांच लगातार जारी है और इसके अपडेट्स आपको जी न्यूज पर देते रहेंगे। ये मशीन उन नोटों को गिनने के लिए लाई गई है जो एनआईए और आयकर अधिकारियों ने सोमवार की रात थैलों से बरामद किए थे। आयकर विभाग के 180 कर्मचारी मशीनों के जरिए इन नोटों की गिनती में लगे हैं और अब तक 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये बेहिसाबी माल जौहरियों और हीरा व्यापारियों का हो सकता है, जिसे आगड़ियों के जरिए गुजरात भेजा जा रहा था। जो डिस्क्लोज्ड होगा टाइम वो कोई हम चीज नहीं करेंगे। जो बुक्स में रिकॉर्डेड होगा वो सब रिलीज हो जाएगा, है ना। कैश के चांसेस रिकॉर्डेड होने के कम हैं, क्योंकि अगर कैश रिकॉर्डेड हो तो इस मोड से ले जाने का कोई मतलब नहीं है। मुंबई पुलिस भी मानती है कि पिछले कई सालों से वो इन अंगड़ियों को सुरक्षा देती आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन अंगड़ियों के माध्यम से काला पैसा मुंबई से बाहर जा रहा है या बाहर से मुंबई आ रहा है, तो क्या ये मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन चीजों को वो सुरक्षा मुहैया कराई है उन चीजों की सही जानकारी वो अपने पास रखे। सैकड़ों करोड़ के इस खजाने का हवाला कनेक्शन तो साफ नजर आता है, लेकिन क्या इसका कोई आतंकी लिंक भी है? इसका पता लगाने के लिए एनआईए की टीम ने अपनी पैरेलल जांच शुरू कर दी है। वहीं पे टेरर का जो काफी बड़े पैमाने में करोड़ों रुपए जो लगते हैं टेरर की एक यंत्रणा को उत्पन्न करने के लिए, वो पैसा भी इसी तरह से अंगड़िया के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और यही कारण है कि लोकल सबको पता होने के बाद भी उन्होंने कभी रेड नहीं किया। एनआईए और आयकर विभाग की टीम ने सोमवार रात मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर छापा मारकर 4 ट्रकों से थैले बरामद किए थे। जब इन थैलों को खोला गया तो भीतर करोड़ों का माल देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। इस मामले में 7 ट्रक ड्राइवरों समेत 47 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संजय प्रसाद के साथ कुमार पुष्कराज, जी मीडिया, मुंबई। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कैसे केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक नया विवाद पैदा कर दिया है। लाख मना कीजिए लेकिन बेनी बाबू बाज आते नहीं है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर मुलायम सिंह यादव को निशाने पर लिया, और वो भी कैसे, आप खुद सुनिए। समाजवादी पार्टी झूठ फरेब पे आधारित है, तो झूठ फरेब को हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाप्त करते रहते हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जुड़ते हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा ना। मुलायम दे रहे हैं सपने में आराम करने, उनको सपने में एनेक्सी याद आएगा, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी तो पा नहीं सकते। प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी तो पा नहीं सकते। प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी तो पा नहीं सकते। मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री के घर झाड़ू लगाने वाले की नौकरी भी नहीं पा सकते हैं, ये कहा है केंद्रीय इस्पात मंत्री ने। अब जवाब है समाजवादी पार्टी के जवाब का। आगे बढ़ते, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में खराब मौसम की वजह से बचाव कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही हैं, जहां सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ में कल दोपहर से ही बारिश हो रही है और इसीलिए बचाव कार्य रुक गए हैं। पहले योजना ये बनाई गई थी कि स्थानीय लोगों को पहाड़ी रास्तों से पैदल चलाकर निकाल लिया जाएगा, लेकिन तेज बारिश के कारण वो नहीं हो सका। जी मीडिया की टीम भी बद्रीनाथ में फंसी और लगातार अपडेट्स हमें दे रही है। वहां स्थिति अभी भी ऐसी नहीं है कि हेलीकॉप्टर्स उड़ के वहां से लोगों को बचा सके।
इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद वक्त है एंटरटेनमेंट का। मिलिए पर्दे के पत्रकारों से।